एवरीवन, कैसे हो सब। वेलकम ऑल टू माय चैनल। तो हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज बात करते हैं एक न्यू टॉपिक कोऑपरेटिव सोसाइटी की। लेकिन उससे पहले, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, तो सबको हैप्पी नवरात्रे। मे माता रानी ब्लेस यू ऑल। तो नवरात्रों का सीजन है, तो चलिए अपने टॉपिक को नवरात्रि के एग्जाम्पल से ही समझते हैं। हमारा एक फेवरेट एग्जाम्पल, फेवरेट पर्सन पिंकू। तो पिंकू जो है ना, क्योंकि नवरात्रे हैं तो वो एक ग्रैंड सेलिब्रेशन, एक धमाकेदार सेलिब्रेशन करना चाहता है, एक बहुत बड़ा पंडाल लगाना चाहता है। लेकिन अब प्रॉब्लम अकेले में क्या है? शॉर्टेज ऑफ फंड्स, लिमिटेड रिसोर्सेज। लेकिन उसको सेलिब्रेशन भी करनी है, तो उसने देखा कि कुछ ऐसे और भी पर्सन्स हैं जो नवरात्रि सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। तो इसने क्या करा, उन सब पर्सन्स के साथ मिलकर एक ग्रुप बना लिया, जहां पर इन सब का एक कॉमन पर्पस क्या है, नवरात्रि की ग्रैंड सेलिब्रेशन करना। अब ये लोगों ने मिलकर क्या करा, क्योंकि इंडिविजुअली मुश्किल था, लेकिन ज्वाइंटली मिलकर अपने अपने पैसे इन्होंने कंट्रीब्यूट करे। जैसे किसी ने लाइटिंग का देख लिया, किसी ने साउंड सिस्टम देख लिया, किसी ने कैटरिंग का देख लिया, किसी ने डांडियाँ अरेंज कर दिए। मतलब मिलकर इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया सेलिब्रेशन के लिए। अब मान लो अगर मैं भी इस ग्रुप का मेंबर बनना चाहती हूँ, तो क्या ये लोग मुझे ऐसा बोल सकते हैं? नो, आप हमारी कास्ट की नहीं हो या आप हमारे रिलीजन से बिलोंग नहीं करती हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं भी मेंबर बनना चाहती हूँ तो मैं अपनी इच्छा से बन सकती हूँ, ना तो मेरे ऊपर किसी का कोई दबाव होगा। खुद अपनी इच्छा है तो मैं मेंबर बन सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे भी कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जैसे वो सभी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब मैंने आपको ये एग्जांपल क्यों बताई, ताकि आप लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसा बिजनेस को इस एग्जांपल से रिलेट करके अच्छे से समझ सके। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक वॉलंटरी एसोसिएशन, मतलब जहां पर किसी का कोई दबाव नहीं होता, आप खुद अपनी मर्जी से उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस सोसाइटी के मेंबर बनते हैं, जहां पर सबका एक कॉमन पर्पस होता है। सब लोग क्या है, मिलकर कंट्रीब्यूशन करते हैं, वहां पर मिलकर पैसा लगाते हैं। और ये हम अब तक हम क्या पढ़ रहे थे कि सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप में, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या था, मेन एम क्या था? प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहां का मेन मोटिव वेलफेयर करना होता है। क्या है? वेलफेयर। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग क्लियर हुआ। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा ना, अमूल, अमूल दूध पीता है इंडिया। तो ये क्या है? ये है हमारी लार्जेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहां पर कुछ फार्मर्स, स्टार्टिंग में तो कुछ फार्मर्स जिन सबके पास काउ एंड बुफेलो थे, दूध बेचने के लिए ये सब ने मिलकर एक सोसाइटी बनाई थी। अब तो अमूल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आइसक्रीम है, चीज़ है, बटर है ना। अब तो इसके मेंबर भी लाखों तक पहुंच गए हैं। इन शॉर्ट, एक कॉमन पर्पस को पूरा करने के लिए ये सब लोग मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं, मिलकर पैसा लगाते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं। चलिए अब इसके फीचर्स समझते हैं, ताकि आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी और अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, इसमें 10, मिनिमम 10 पर्सन्स होने चाहिए। लेकिन वो बच्चे नहीं होने चाहिए, अडल्ट होने चाहिए। ठीक है। अब एक छोटे छोटे बच्चे क्या डिसाइड करेंगे कि हमने कैसे नवरात्रि सेलिब्रेट करनी है? नहीं, वो इतना अरेंजमेंट नहीं कर सकते। तो 10 अडल्ट पर्सन्स होने चाहिए इस सोसाइटी को रन करने के लिए। मिनिमम, मैक्सिमम जितने मर्जी हो सकते हैं, मिनिमम 10 पर्सन्स होते हैं। और कोऑपरेटिव सोसाइटी को आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 में रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। ठीक है। सबसे पहले फीचर की बात करते हैं, वॉलंटरी मेंबरशिप। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर मैं मान लो उस ग्रुप की मेंबर बनना चाहती हूँ, तो मैं अपनी मर्जी से मेंबर बनती हूँ। तो वॉलंटरी मेंबरशिप का मतलब है कि आपके ऊपर, अगर आप उस सोसाइटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो किसी का कोई दबाव नहीं होता। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से मेंबर बनते हो। सेकेंड चीज, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर रिलीजन का या कास्ट का पर्सन होगा। नहीं, वो किसी भी जेंडर, कास्ट या रिलीजन का पर्सन हो सकता है जो इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहता है। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन का ही होना चाहिए। नेक्स्ट है लीगल स्टेटस। हमने सोल प्रोप्राइटर में क्या पढ़ा था कि जो सोल ट्रेडर है और जो उसका बिजनेस है, वो दोनों वहां पर एक ही माने जाते थे ना। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो सोसाइटी है
और जो उसके मेंबर्स हैं ये दोनों अलग अलग माने जाते हैं। यहाँ पर जो सोसाइटी है उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है। अब क्योंकि इसका एक अपना लीगल स्टेटस है तो वो जो सोसाइटी है वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो भी होता है वो सोसाइटी के नाम पे होता है। अगर जो सोसाइटी है वो मान लो सोसाइटी के साथ किसी ने फ्रॉड करा, सपोज से चलो मैंने करा, मैंने उसके प्रोडक्ट्स को खरीद लिए लेकिन मैंने उनको पेमेंट नहीं दी, तो वो सोसाइटी मेरे ऊपर केस करेगी। वो सोसाइटी के नाम से केस होगा मेरे ऊपर, किसी पर्टिकुलर मेंबर के नाम पर नहीं। या फिर अगर मान लो उस सोसाइटी ने किसी के साथ फ्रॉड करा है तो वो सामने वाला पर्सन भी सोसाइटी के ऊपर ही केस करेगा, ठीक है। इन शॉर्ट यहाँ पर सोसाइटी और उसके मेंबर्स दोनों अलग अलग माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी। हम अब तक अनलिमिटेड लाइबिलिटी पहले पढ़ चुके हैं। वो क्या होती थी कि अगर डेब्ट पे करना होता था तो वहाँ पर जो पर्सन थे उनको अपने पर्सनल एसेट्स भी बेचने पड़ते थे, उनका घर तक बिक जाता था। लेकिन यहाँ पर जो मेंबर्स है ना उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। इसलिए मान लो अब सोसाइटी जो है उसने डेब्ट पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सीन है, ये मेंबर्स है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और ये है। मान लो एग्जाम्पल के लिए 5 ही मान लो, वैसे तो मिनिमम 10 होने चाहिए। इसने 40,000 रुपया कंट्रीब्यूट करा था, इसने 10 करा था, इसने 50 करा था, इसने 1 लाख करा था, लेकिन डेब्ट कितना है 5 लाख का। तो ये क्योंकि इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, ये 40,000 से 1 रुपया ज़्यादा नहीं देगा, 40,000 से 1 रुपया ज़्यादा नहीं देगा। ये इसने 10,000 कंट्रीब्यूट करा था ना, तो ये 10,000 से 1 रुपया ज़्यादा नहीं देगा। इसने 1 लाख दिया था तो वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं देगा। जितना कंट्रीब्यूट करा था उतना ही बस आपका रिस्क रहता है। आपको उससे ज़्यादा अगर डेब्ट है तो लाइबिलिटी आपकी बस उतनी है जितना आपने कंट्रीब्यूट करा था, उसके ऊपर आपने 1 रुपया नहीं देना है क्योंकि आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। मतलब यहाँ पर इन मेंबर्स के पर्सनल एसेट्स को कोई खतरा नहीं है। मान लो मेंबर्स ने जितना जितना कंट्रीब्यूट करा था उस हिसाब से जितनी जितनी इनकी लाइबिलिटी बनती थी 3 लाख ही इकट्ठे कर हुए, बाकी की जो रिमेनिंग 2 लाख है ना वो इन मेंबर्स के पर्सनल एसेट्स यूज़ करके नहीं पूरे किए जाएंगे, वो सोसाइटी के जो एसेट्स है ना उसको बेचकर पूरे किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल। यहाँ पर एक मैनेजिंग कमेटी इलेक्ट की जाती है। इसका मतलब क्यों, यहाँ पे इलेक्शन होता है। अब हम लोग जब सीएम या प्राइम मिनिस्टर को चूज़ करते हैं तो क्या ऐसा है कि जो अनिल अंबानी है या फिर जो रतन टाटा जी हैं उनके पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो 3-4 वोट कर पाते हैं, हम मिडिल फैमिली में हैं तो हम 1 ही वोट कर पाते हैं? नहीं, सबको 1 ही वोट मिलता है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी जो मेंबर्स हैं चाहे उसने लाखों मतलब कंट्रीब्यूट किया हो चाहे सिर्फ हज़ारों में किया हो, सबका जो भी वोट करने का राइट है वो इक्वल है। सब एक ही मेंबर मतलब 1 ही वोट दे सकते हैं। यहाँ पर क्या जो मेंबर्स होते हैं ना वो वोट कर कर कुछ मेंबर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर वो जो मैनेजिंग कमेटी जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और वो जो मेंबर्स होते हैं ना फिर वही सोसाइटी के रिगार्डिंग जो भी डिसीजंस हैं वो लेते हैं। उनके हाथों में क्या होता है, कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। ये तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि ये जो फॉर्म है, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, इनका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, इनका मेन एम क्या होता है, वेलफेयर करना। ये लोग अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इनको होता है कि हम लोग क्या जो मेंबर्स हैं उनके म्यूचुअल हेल्प करें, हम लोग सोसाइटी का वेलफेयर करने, मतलब ये वेलफेयर करना ही इनका मेन मोटिव होता है, प्रॉफिट इनका मेन मोटिव नहीं होता। तो ये थे इसके फीचर्स। तो बात करते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के। सबसे पहले मेरिट है इक्वालिटी इन वोटिंग राइट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर इक्वालिटी है कि हर पर्सन 1 ही वोट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक मेंबर अगर 1 लाख लेके आया तो अब उसको कहोगे कि तू 3-4 बार वोट कर सकता है। जो बेचारा सिर्फ 50,000 लेकर आया है अब उसको बोल रहे हो कि तू सिर्फ 1 ही वोट करेगा? नहीं, कॉन्ट्रीब्यूशन चाहे आपने कितना भी करा हो लेकिन वोट करने का राइट सबके पास एक ही है। लिमिटेड लाइबिलिटी, ये भी एक मेरिट है कि यहाँ पर जो मेंबर्स हैं सोसाइटी के, जितने भी मेंबर्स हैं, सबको अगर डेब्ट पे करने की बारी आती है तो किसी को भी यहाँ पर अपने पर्सनल एसेट्स बेचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि अगर एक पर्सन ने 50 शेयर कंट्रीब्यूट करे हैं
तो जब डेब्ट पे करना है तो वो 40,000 से 1 रुपया ज़्यादा पे नहीं करेगा, ना ही वो अपने कोई पर्सनल एसेट्स बेचेगा। यहाँ के जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। स्टेबल एग्जिस्टेंस, सोल प्रोप्राइटर में हमने क्या पढ़ा था कि वो जो सोल ट्रेडर था, अगर उसकी डेथ होगी या वो बैंकरप्ट हो गया, ठीक है, या फिर वो थोड़ा माइंड से हिल गया बेचारा, तो वो नहीं रहा तो उसका बिजनेस भी नहीं रहता है, उसके जाते उसका बिजनेस भी बंद। लेकिन यहाँ पर ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर एक मेंबर चला गया, 2 मेंबर चलेंगे तो उसकी जगह कोई और न्यू आ जाएंगे। यानी एक किसी मेंबर के डेथ की वजह से, रिटायरमेंट की वजह से या फिर उनके बैंकरप्ट होने की वजह से सोसाइटी की एग्जिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चलती ही रहती है। इकोनॉमी इन ऑपरेशन, ये लोगों का मेन एम क्या है, वेलफेयर। ये लोग क्या कोशिश करते हैं कि अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। ये कॉस्ट रिडक्शन के लिए ज़्यादा फोकस करते हैं कि जो बीच में मिडिल मैन होते हैं ना, उनको एलिमिनेट कर दिया जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट है सपोर्ट फॉर गवर्नमेंट, क्योंकि आप यहाँ पर भले के लिए काम कर रहे हो, आप प्रॉफिट के लिए नहीं, आप लोग वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो, आपका मोटिव वेलफेयर करना है, तो फिर गवर्नमेंट भी क्या करती है, आपको सपोर्ट करती है। अब गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर सकती है, वो क्या करती है, इन सोसाइटीज़ को सब्सिडीज प्रोवाइड करती हैं, वो जो इनको जो बैंक लोन लेने होते हैं उसका इंटरेस्ट इनको सस्ता मिलता है, इनको टैक्सेस पर भी छूट मिलती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट भी होती है वो भी इन सोसाइटीज़ को सपोर्ट करती है। अब इसके कुछ डीमेरिट्स हैं। सबसे पहले लिमिटेड रिसोर्सेज। मुझे एक बात बताओ, आपको पता है कि आप जहाँ पैसा अपना लगा रहे हो वहाँ पे आपको रिटर्न ज़्यादा नहीं मिलेगी, वहाँ आपको रिटर्न ज़्यादा नहीं मिलेगी, तो आप कितना पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट करोगे? क्या आप ज़्यादा पैसा वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो? नहीं। अब क्योंकि इस सोसाइटी का वेलफेयर क्या है, सॉरी इसका मोटिव क्या है, वेलफेयर करना, प्रॉफिट कमाना तो है ही नहीं। जब प्रॉफिट इनका एम ही नहीं है तो रिटर्न तो कम ही मिलेगी ना। जब रिटर्न कम है तो जो मेंबर्स होते हैं ना, वो यहाँ पर ज़्यादा कैपिटल लगाना चाहते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि कैपिटल ज़्यादा लगा भी ली तो हमें रिटर्न तो इतनी मिलेगी नहीं। तो जब मेंबर्स जो है वो कैपिटल नहीं ज़्यादा लगाते हैं, वो ही लिमिटेड लगाते हैं, तो इनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या लिमिटेड रहते हैं। नेक्स्ट है इनसफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग किसी काम में बहुत एक्सपर्ट हो, एकदम एक्सपर्ट हो उस काम में, एकदम स्पेशलाइज्ड हो, और आपको वहाँ काम करना पड़े जहाँ पर आपको कोई हाई सैलरीज पेड नहीं की जाएंगी, तो क्या एक एक्सपर्ट पर्सन ऐसी जगह काम करना चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं। अब फिर घूम फिर कर वही बात आ गई कि यहाँ पर प्रॉफिट तो उनका मोटिव ही नहीं है, प्रॉफिट मोटिव नहीं है, कैपिटल जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मेंबर्स वो भी लिमिटेड है, तो हाई सैलरीज वो पे कैसे कर सकते हैं? इतने एक्सपर्ट पर्सन्स इस सोसाइटी में होते ही नहीं हैं, तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो इनएफिशिएंट होती हैं, वो इतने इफेक्टिवली काम नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ सीक्रेसी। अब एक तो कुछ इनके एक्ट के अकॉर्डिंगली इनको कुछ चीज़ें हैं जो पब्लिक को डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं, इतने सारे मेंबर्स हैं, मीटिंग्स में भी आपस में बातें डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं, तो उससे क्या है, जब इतनी जगह बातें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ रही हैं तो बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो लीक हो जाएगी। गवर्नमेंट कंट्रोल। अब गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको सब्सिडीज दे रहे हैं, हम आपको इंटरेस्ट भी सस्ते में दिलवा रहे हैं, टैक्सेस में भी छूट दे रहे हैं, अगर हम आपको इतना दे रहे हैं तो आप हमको क्या दे रहे हैं? अब अगर मान लो एक पर्सन है, 2 बच्चे हैं, ठीक है, वो कहता कि तू मेरा होमवर्क करेगा, होमवर्क कर देगा ना तो मैं तेरे को चॉकलेट दूंगा। वो कहता ठीक है, लेकिन फिर चॉकलेट भी वही लेनी है, वही तो मेरे को देगा जो मैं तेरे को कहूँगा लेके देने के लिए। अपनी मर्जी से कोई भी 5 रुपये वाली उठा के मत दे देना। अगर मैं तेरे को काम कर रहा हूँ तो मेरे को चॉकलेट में मेरी मर्जी की मिलनी चाहिए ना। बस ऐसे जो गवर्नमेंट है ना, कहती है कि आप हमसे छूट तो ले रहे हो, टैक्सेस में भी, सब्सिडीज पे ले रहे हो, अब ये है कि हम भी आपकी सोसाइटी में इंटरफेयर करेंगे तो आपको भी हमारी कुछ बातें माननी पड़ेंगी। वो क्या कहते हैं कि आपने अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, ऑडिटिंग कैसे करनी है, हमारी रेगुलेशंस में कुछ मानो, क्योंकि गवर्नमेंट भी जो अपनी इंटरफेयर करती हैं, तो अब हम भी मान लो कोई काम करते हैं, कोई बीच में अपना के बीच अपनी इंटरफेयर करे तो हमें थोड़ा होता है ना, क्या है यार अपनी मर्जी नहीं हम कर सकते, बीच में फ्रीडम कम पड़ती है ना फिर। तो बस यहीं पर ही है
ये थोड़ी डीमेरिट है कि गवर्नमेंट के बीच में इंटरफेयर होने की वजह से ये जो मेंबर्स हैं उनके पास थोड़ी फ्रीडम कम पड़ जाती है। नेक्स्ट है डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। अब इतने सारे लोग हैं, हर एक की सोच तो ऐसा नहीं है कि सबकी सेम ही होगी, सब एक जैसा ही सोचते होंगे, नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं। जब सोच नहीं मिलती है तो क्या होता है, वहाँ पर फिर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो मेंबर्स हैं उनमें से 2-3 मेंबर्स मान लो ऐसे हैं, उनके अपने पर्सनल इश्यूज हैं, अपने पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनली भी अपना असर दिखाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली किस पे पड़ता है, सोसाइटी के काम में। ठीक है, तो ये थे इसके कुछ डीमेरिट्स। तो आई होप हमको कोऑपरेटिव सोसाइटी का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम वीडियो में बात करेंगे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने डाउट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।